जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यानी मज़ेदार तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने एग्जाम के अनुसार आप सब बहुत मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों आप सब जानते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को हम सब पढ़ रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में दोस्तों कहाँ तक की चीज़ों को पढ़ लिया था, नागरिकता से संबंधित जो कुछ बेसिक प्रावधान थे हमने वहां तक की चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। और आज हम क्या पढ़ने वाले दोस्तों, मूल अधिकार और नागरिकता से संबंधित जो कुछ प्रावधान रह गए हैं, सिटीजनशिप से लेकर जो कुछ प्रावधान बचे रह गए हैं दोस्तों, आज हम उसको कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो जो दोस्त अभी नए इस चैनल से जुड़े होंगे उनको दोस्तों वो लोग क्या करेंगे, हमारी इंडियन पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाएंगे आप दोस्तों। वहां पर आप एक क्रम से वीडियो को पाएंगे। आप जानते हैं दोस्तों मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाएंगे, ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाएंगे वहां सारे वीडियो आपको एक क्रम से मिलेंगे। तो आप सब जो लोग नए जुड़े होंगे दोस्तों वो लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस से चीजों को देखने की कोशिश करें ताकि आप चीजों को कोरिलेट कर पाए और इंटरलिंक कर पाएंगे। क्योंकि हमने दोस्तों पिछले वीडियो में नागरिकता से संबंधित जो कुछ बेसिक प्रावधान था उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से आप सबको समझाने की कोशिश की थी। तो आज दोस्तों हम उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले, जो कुछ प्रावधान नागरिकता से संबंधित रह गए हैं आज हम उसको देखेंगे, यानी सिटीजनशिप के कुछ प्रावधान जो रह गए उसको देखने वाले हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों के बारे में कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग क्लास को रेगुलर देख रहे होंगे दोस्तों वो लोग क्या करेंगे, अपना रिवीजन करते रहेंगे अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग और अपना नोट्स बहुत अच्छे से बनाते रहेंगे। अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे दोस्तों, अपने बुक ले आएंगे मार्केट से और चीजों को आप पढ़ते रहेंगे। तो बहुत ध्यान से दोस्तों आप वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों यह जो पॉलिटी का लेक्चर है और खासकर इसमें जो सिटीजनशिप मूल अधिकार वाला जो कुछ प्रावधान है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप सब एग्जाम के लिए। तो आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखें और सुनने की कोशिश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के बारे में। उससे पहले मीरेज कर देते हैं दोस्तों ताकि आपको देखने में आसानी हो, ताकि आप बहुत आसानी से सुविधाजनक चीजों को देख सकें। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन आप देखे होंगे दोस्तों हमारा जो पिछले वीडियो में था हमने नागरिकता तक की चीजों को, यहां तक की चीजों को कवर कर लिया था। उस पिछले वीडियो में दोस्तों हमने ये एक खंड छोड़ रखा था, आज हम इस खंड को भी पढ़ लेने वाले हैं। उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स को यानी मूल अधिकारों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप कभी भी जीवन में आपसे गलती ना हो, आप अपने एग्जाम के अनुसार चीजों को समझ सकें। तो देखिए दोस्तों आज हम नागरिकता के कुछ प्रावधान जो पिछली वीडियो में रह गए थे उसमें कुछ ऐसे मूल अधिकार थे जो छूट गए थे, आज हम उसको देखने वाले। तो देखिए कुछ यहां ऐसे दिया गया दोस्तों, कुछ नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार। अभी आप आगे मूल अधिकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप इस खंड को इसको कवर कर लीजिए ताकि ये ना हो कि वीडियो के क्रम में आपसे छूट जाए। तो कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो नागरिकों को भी मिले हैं और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, यहां आप देखिए दोस्तों कि कुछ हमने पढ़ा था जो केवल नागरिकों को मिले हैं, 15, 16, 19, 29, 30। और आज हम पढ़ने वाले दोस्तों कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स, कुछ ऐसे मूल अधिकार जो किसको मिले हैं, यानी विदेशियों को भी मिले, यानी जो फॉरेन के रहने वाले हैं, जो विदेशी हमारे देश में उनको भी मिले हैं और भारतीय नागरिक जो हैं उनको तो मिले ही मिले हैं। तो आप यहां देखेंगे कुछ एक ऐसे मूल अधिकार आप देखने वाले हैं जो विदेशी को भी अवेल करते हैं और जो भारतीय हैं वह भी अवेल करते हैं। तो आप यहां देख रहे होंगे दोस्तों, आप देखिए यहां है अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 32। ये ऐसे मूल अधिकार हैं दोस्तों जो भारतीयों को और विदेशियों को मिले। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, तो आप इसको ऐसे देखिए आप ऐसे याद रखें, अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 और अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32। यह ऐसे मूल अधिकार है दोस्तों जो भारतीयों को भी मिले हैं और विदेशियों को मिले, यानी जो यहां भारतीय रहने आ रहे हैं उनको भी यह मूल अधिकार है और जो यहां के भारतीय नागरिक है दोस्तों उनको तो मिले ही मिले हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 32 इसको एक साथ इसलिए याद करेंगे, मैं अभी आपको आगे बता रहा हूं। तो 14, 32 आप इसको भूलेंगे नहीं। अब आप यहां देख रहे होंगे दोस्तों 20, 21, 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी आप देख रहे होंगे दोस्तों अनुच्छेद 20 से लेकर अनुच्छेद 28 तक सीधे सीधे ये ऐसे अनुच्छेद है जो भारतीय प्लस विदेशियों दोनों के मिले। तो आपको याद करना कितना आसान हो गया कि 20 से लेकर आप 28 चले जाइए, यानी आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, यानी आर्टिकल 20 से लेकर 28 लगातार एक क्रम में जो अनुच्छेद दिया गया दोस्तों वो भारतीय और विदेशियों को मिलता। आप याद रखेंगे दोस्तों 21 और 22 के बीच में कहा जाता है 21 का, यानी अनुच्छेद 21A। तो अनुच्छेद 21A भी दोस्तों एक ऐसा मूल अधिकार है जो भारतीयों प्लस विदेशियों को भी मिला। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीजें समझ में आई होंगी कि कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को मिले हैं और कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल जो नागरिकों और भारतीयों दोनों को मिले। तो आपने पिछली वीडियो में देखा ही था दोस्तों कि अनुच्छेद
15, 16, 19, 29, 30, यानी यह 5 मूल अधिकार ऐसे थे दोस्तों जो केवल और केवल नागरिकों को मिले थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं दोस्तों कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिला है। तो उसमें आता अनुच्छेद 14 यानी 14, आर्टिकल 32 यानी 32 ये हो गया, और 20 से लेकर 28 जिसके भी दोस्तों 21 से आता है यह भी हो जाता। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह बहुत अच्छे से आज समझ में आ गया होगा कि जो मूल अधिकारों में कौन विदेशियों को मिले हैं केवल, और कौन ऐसे हैं जो केवल जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिले हैं, कौन ऐसे केवल नागरिकों को मिले हैं। अब हम शुरू करने वाले मूल अधिकार के बारे में। तो उम्मीद है आप सब यहां बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए हो। तो दोस्तों अब हम मूल अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट्स है उसको अब बहुत बेहतरीन तरीके से यानी बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो देखिए आप सब जानते हैं दोस्तों जो मूल अधिकार है कुल 6 तरह के मूल अधिकार हैं, कुल 6 तरह के। तो आप सबसे पहले यही याद रखेंगे मूल अधिकारों को क्या दोस्तों बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स। जिन दोस्तों को ना पता मैं उनको बता दे रहा हूं दोस्तों, मूल अधिकारों को ही क्या बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स। इसी को शॉर्टकट्स में क्या दोस्तों बोल देते हैं, FR। तो आप याद रखेंगे दोस्तों मूल अधिकार को क्या बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स। और कुल कितने तरह के मूल अधिकार हैं तो आप इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, कुल 6 तरह के मूल अधिकार हैं। तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे दोस्तों, कुल कितने तरह के मूल अधिकार हैं तो कुल 6 तरह के मूल अधिकार हैं। तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दोस्तों कभी कभी दे देता कि 7 है कि 6 हैं। तो पहले 7 मूल अधिकार होते थे, लेकिन 7वें मूल अधिकार को हटा दिया गया दोस्तों, तो अब कुल 6 तरह के मूल अधिकार हैं। तो ये आप तो पहले ही गलती नहीं करेंगे कि कितने तरह के मूल अधिकार हैं, कुल 6 तरह के मूल अधिकार हैं। आप यहां देख रहे होंगे ना, ये कुल 6 तरह के मूल अधिकार इधर दिए गए हैं। अब हम इसको देखने वाले कि इन 6 तरह के मूल अधिकारों में कहां से लेके कहां तक अनुच्छेद दिया जाता है। तो आप जितने भी दोस्त होंगे बहुत ही ध्यान से इसको सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी का ऐसा खंड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हर बार क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। तो हम देखने वाले दोस्तों उन 6 मूल अधिकारों के बारे में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि वो 6 मूल अधिकार क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, एक है दोस्तों समता का अधिकार, एक है स्वतंत्रता का अधिकार, एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एक है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और एक है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कुल 6 तरह के मूल अधिकार हैं। अब हम देखने वाले इसको एक एक मूल अधिकार में कहां से कहां तक का अनुच्छेद दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों या जो समता का अधिकार है या किस अनुच्छेद के आता है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। समता का अधिकार मतलब होता है दोस्तों राइट टू इक्वलिटी। समता को दोस्तों समानता भी बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा यहां जो समता है दोस्तों इसका अर्थ लगाया जाता है समानता से यानी इक्वालिटी से। तो आप याद रखेंगे दोस्तों यहां गलती आप नहीं करेंगे कि समता का मतलब क्या हो। समता का मतलब होता है दोस्तों समानता, समानता का मतलब होता है इक्वलिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, तो किस अनुच्छेद में, 14 से 18 तक, यानी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक का जो है उसमें किसकी बात की गई है, समता के अधिकार की। और यह हमारा दोस्तों है मूल अधिकारों के खंड में पहला। अब हम बात करते हैं जो दूसरा है दोस्तों वो क्या है, वह है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। तो आप याद रखेंगे दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, मूल अधिकारों के क्रम में यह दूसरा है। स्वतंत्रता के अधिकार को बोलते हैं दोस्तों राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम या कहां से कहां तक दिया गया दोस्तों, यह दिया गया है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। यानी राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करें दोस्तों, यानी किसकी दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार की। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया दोस्तों वह अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, यानी आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक दिया गया, यह दूसरा है। अब हम बात करते हैं जो दोस्तों तीसरा मूल अधिकार वह क्या है, वह है दोस्तों देख रहे हैं आप शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यह कहां से कहां तक दिया गया दोस्तों, 23 से लेकर 24 तक दिया गया है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकारों के क्रम में तीसरा क्या है, तो तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप देख रहे हैं ना शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह कहां से कहां तक दिया गया है, तो अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक, यानी आर्टिकल 23 से लेकर दोस्तों आर्टिकल 20। तो आप याद रखेंगे दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार को क्या बोला जाता है दोस्तों, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार को क्या बोला जाता है, तो आप इसको गलती नहीं करेंगे दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सप्लॉयटेशन। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों एक्सप्लॉयटेशन यानी राइट अगेंस्ट। अभी आपने पढ़ा था दोस्तों राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, लेकिन यहां दोस्तों आप देख रहे हैं यहां शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखा गया है, तो इसकी इंग्लिश बदल जाती है दोस्तों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आप याद रखेंगे दोस्तों यह कहां से कहां तक दिया गया है, 23 से लेकर 24 तक दिया गया है। अब हमारा दोस्तों इसी क्रम में जो चौथा मूल अधिकार है, यानी चौथा मूल अधिकार है वह क्या दोस्तों, वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक दिया गया दोस्तों? 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। तो आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो चौथा मूल अधिकार है, वो चौथा मूल अधिकार क्या है? वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या कहां से कहां तक दिया गया दोस्तों? यहां दिया गया अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, यानी आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। तो यहां बात की गई है दोस्तों रिलीजन की बात की गई, यानी धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है दोस्तों, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यह कहां से कहां तक दिया गया दोस्तों? यह दिया गया है 25 से लेकर 28 तक, यानी 25 से लेकर दोस्तों 28 तक। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो हमारा अगला मूल अधिकार है, पांचवा, वह क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो यह कहां से कहां तक दिया गया दोस्तों? यह है 29 से लेकर 30 तक। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जो पांचवा मूल अधिकार है, वह पांचवा मूल अधिकार क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी मतलब इसका क्या होता है दोस्तों? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। या कहां से कहां तक दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक दिया गया है। तो संस्कृति और शिक्षा का मतलब दोस्तों क्या होता है? कल्चरल। सबसे पहले तो आप यही याद रखेंगे दोस्तों, क्या? कल्चरल एंड एजुकेशनल। तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे दोस्तों, कल्चरल एंड एजुकेशनल, यानी संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार कहां से कहां तक दिया गया है? अनुच्छेद 29 से लेकर दोस्तों अनुच्छेद 30, यानी आर्टिकल 29। इसमें सिर्फ दो ही अनुच्छेद है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 यानी 30। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारा अगला मूल अधिकार है, वह क्या है? वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जो छठवां मूल अधिकार है, छठवां मूल अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या बोलते हैं दोस्तों? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। या कहां से कहां तक दिया गया है? सिर्फ एक ही अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 32। तो आप याद रखेंगे दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब आप जानते हैं दोस्तों ना, संवैधानिक। उसके बाद क्या होता है? रेमेडीज। तो आप इसको दोस्तों याद रखेंगे, राइट टू, आप इसको कैसे याद रखेंगे? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस 6 के 6 जो मूल अधिकार हैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि 6 के 6 मूल अधिकार में क्या प्रावधान किया गया। मैं एक बार इसको आपको फटाफट रिवीजन करा दे रहा हूं ताकि आप कभी भी मूल अधिकारों के बारे में ना बोले, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये हमारा जो इंडियन पॉलिटी का लेक्चर है यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, फॉर ऑल एग्जाम। चाहे आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हैं, या वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टेट सीटेट लेके यूपी पीसीएस आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और आप जानते हैं दोस्तों जो पॉलिटी का जो यह खंड है यानी मूल अधिकार वाला खंड, यानी जो फंडामेंटल राइट वाला खंड दोस्तों, यहां से हर बार आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप दोस्तों बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं आपको। देखिए कुल 6 तरह के मूल अधिकार हमको दिए गए हैं। कुल कितने तरह के मूल अधिकार हैं? 6 तरह के। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपके पास कुल कितने तरह के मूल अधिकार हैं। तो कुल 6 तरह के मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हुए हैं। तो 6 मूल अधिकारों की अगर हम बात करें दोस्तों तो उनमें 6 में एक होता है कौन दोस्तों? समता का अधिकार। समता का मतलब होता है दोस्तों समानता, यानी राइट टू इक्वलिटी। तो समता का अधिकार कहां से कहां तक दिया गया दोस्तों? 14 से लेकर 18 तक, यानी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक कहां तक दिया गया दोस्तों? समानता के अधिकार की बात की गई है। और इसी क्रम में जो हमारा दूसरा मूल अधिकार है दोस्तों वह क्या है? वह है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम। यह कहां से कहां तक दिया गया दोस्तों? यह 19 से लेकर 22 तक दिया गया है, यानी आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक किस में आता है? स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, यानी राइट टू फ्रीडम में आता है। इसी तरह दोस्तों जो हमारा तीसरा मूल अधिकार है, तीसरा मूल अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार को क्या बोला जाता है दोस्तों? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया दोस्तों वह कहां से कहां तक दिया गया है? वह 23 से लेकर 24 तक दिया गया, यानी आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। इसमें सिर्फ दो ही अनुच्छेद, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। यह किससे संबंधित है दोस्तों? यह संबंधित है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहां टू नहीं लगाएंगे, आप गलती ना करेंगे, जैसे ऊपर वाले में था राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। यह हो जाता है दोस्तों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसके लिए सिर्फ दो ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, यानी आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अब हमारा इसी क्रम में दोस्तों जो चौथा मूल अधिकार, और चौथा मूल अधिकार हमने आपको क्या बताया? वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या होता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह कहां से कहां तक दिया, तो अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 28 यानी आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 जो दोस्तों किससे संबंधित है, वह संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अब हमारा जो पांचवा मूल अधिकार आता है, वो पांचवा मूल अधिकार क्या है दोस्तों, वह है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, इसको बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का मतलब क्या होता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। यह कहां से कहां तक दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद 29 और 30, सिर्फ दो ही आर्टिकल इसमें भी है दोस्तों, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह संबंधित है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। अब हमारा जो छठवां मूल अधिकार है दोस्तों, आप उसको याद रखेंगे, वह क्या है, वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब दोस्तों क्या होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। या कहां से, या किस, इसके लिए सिर्फ एक ही अनुच्छेद है दोस्तों, वह अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मूल अधिकार के बारे में आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि कुल 6 मूल अधिकार कहां से कहां तक दिए गए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सबसे पहले तो इन 6 मूल अधिकार को भी याद रखेंगे और किस किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, किस अनुच्छेद से लेकर कहां तक की चीजें दी गई है दोस्तों, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे सीधे सीधे इसी तरह के क्वेश्चन बन जाते। तो उम्मीद है दोस्तों आप बहुत बेहतरीन तरीके से मूल अधिकारों के बारे में समझ गए होंगे। अब हम इसको दोस्तों इरेज कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब हम आगे दोस्तों इस मूल अधिकार, अभी आपने 6 मूल अधिकार देख लिया, अभी आप आगे दोस्तों वीडियो में आप विस्तार से पढ़ने वाले कि 6 मूल अधिकारों में आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में क्या दिया गया है, आप सब बहुत ही विस्तार और बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम दोस्तों कुछ एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है, उसको भी हम देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्या क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए, क्योंकि आप जाने दोस्तों ये नागरिकता और मूल अधिकार हम दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो नागरिकता वाले रह जाते हैं हम उसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो देखिए हम बात करते हैं दोस्तों कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, कैसे कर सकती है, साधारण बहुमत से। अब बहुमत का कॉन्सेप्ट दोस्तों आगे पढ़ने वाले, कुल बहुमत जो होता है एक साधारण बहुमत होता है, एक विशेष बहुमत होता है, यानी एक सिंपल मेजॉरिटी होती है, एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है। तो यहां बात कर रहा है दोस्तों कि जब नए राज्यों का निर्माण करना होता है, आप जानते हैं ना कुछ नए स्टेट्स बनाने हो, अभी आप जानते हैं भारत में 28-8 वाला चल रहा है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, लेकिन मान लीजिए हमको 29 और 30 दो नए राज्य बनाने हैं। तो अगर 2 नए राज्यों को बनाना होगा तो नए राज्यों का निर्माण कौन करेगी, राज्य विधानमंडल करेगा कि पार्लियामेंट करेगा। तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे दोस्तों, जब नया स्टेट बनाना होता है यानी जब न्यू स्टेट का फॉर्मेशन करना होता है तो यह कौन करती है दोस्तों, यह करती है पार्लियामेंट करती है यानी संसद करती है। और संसद ऐसा काम कैसे करती है, मतलब उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए कि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, तो दोस्तों यह होता है साधारण बहुमत से यानी सिंपल मेजॉरिटी से। जब नए राज्यों का निर्माण करना होता है दोस्तों, तो नए राज्यों का निर्माण कौन करती है, सबसे पहले आप यही याद रखेंगे, नए राज्यों का निर्माण राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करती है। एग्जाम में यही क्वेश्चन दे दिया जाता है ऑप्शन में और आपसे गलती हो जाती कि क्या नए राज्यों को अगर निर्माण करना हो यानी न्यू स्टेट का फॉर्मेशन करना हो तो क्या राज्य विधानमंडल करती है। राज्य विधानमंडल का मतलब जो राज्य होते हैं, तो यानी स्टेट लेजिस्लेचर। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, राज्य विधानमंडल नए राज्यों का निर्माण नहीं करती है। जब नए स्टेट को बनाना होता तो नए स्टेट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों, वह है पार्लियामेंट। तो भारत की जो सांसद है दोस्तों वह नए राज्यों का निर्माण करती है। तो इसको कैसे करती है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, आप यहां भी गलती नहीं करेंगे, ऑप्शन में क्या दे देता है, स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत। विशेष बहुमत नहीं होता दोस्तों, इसके लिए लगता है सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से ही संसद क्या कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों देखते हैं अगला फैक्ट जो और इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से, कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है। तो यह दोस्तों यह भी किसको है, संसद को है। अभी आपने देखा जब नए स्टेट का फॉर्मेशन करना होता है तो वह कौन करती है, संसद करती है। इसी तरह दोस्तों आप एक लाइन और भी याद रखेंगे कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है, तो वह है संसद को है यानी पार्लियामेंट को है। आप यह भी याद रखेंगे कि अगर भारतीय संघ की बात की जा रही है दोस्तों तो किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है, तो वह संसद को है यानी पार्लियामेंट को। यानी राज्यों का फॉर्मेशन भी पार्लियामेंट करती है और राज्यों के यहां से वहां मिलाने का भी क्रम कौन करती है, वह संसद करती है यानी पार्लियामेंट करती है। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल, राज्यों का कोई योगदान नहीं होता। यह सब काम कौन करती है, भारत की संसद करती है दोस्तों। तो ये दोनों ही फैक्ट आप भूलेंगे नहीं और ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग
एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, आप दोनों में गलती नहीं करेंगे कि नए राज्यों का निर्माण करना हो तो कौन करेगा, संसद करेगा, और किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है, वह भी संसद को। और नए राज्यों का निर्माण संसद किससे करता है, सिंपल मेजॉरिटी से करता है, यानी साधारण बहुमत से करता है। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, लोकसभा में राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो वह है 20 है। तो आप ये नंबर याद रखेंगे दोस्तों कि जो लोकसभा है, आप जानते हैं ना पार्लियामेंट में दो चीजें होती हैं, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए, यहां संघ राज्य क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है, तो कितनी सीटें की गई दोस्तों, 20 सीटें की गई, यानी 20 की गई हैं। तो आप जानते हैं पार्लियामेंट में दो होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र, यानी संघ राज्य क्षेत्र के मतलब होता है दोस्तों यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो इनके लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है, तो इनके लिए 20 सीटें आरक्षित की गई, यानी 20 सीटें क्या की गई, इनके लिए रिजर्व की गई हैं। तो आप इसको भी नहीं बोलेंगे कि लोकसभा की अगर बात की जाए, यहां राज्यसभा की बात नहीं की गई दोस्तों, यहां बात सिर्फ की जा रही है लोकसभा की। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, यहां बात किसकी की जा रही है, लोकसभा की, ना कि राज्यसभा की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज के लिए, यानी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई, यानी कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो दोस्तों 20 सीटें आरक्षित की गई, यानी 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। अब एक फैक्ट आपके लिए जो और ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, आप उसको भी देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को बनाए गए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी थी, तो आती 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जब सिफारिश की थी, कब, 1 नवंबर 1956 को, इसको आपने पीछे पढ़ा है दोस्तों, जिन दोस्तों ने नहीं पढ़ा वो पीछे से वीडियो देखने के कर। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों कि आप सब एक क्रम से, यानी एक सीक्वेंस से वीडियो को देखने की कोशिश करें, क्योंकि सब कुछ चीजें इंटरलिंक, यानी एक क्रम से चीजें चल रही है, एक सीक्वेंस से चीजें चलती जा रही है। तो आप अगर बात की जाए दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को, यानी 1956 को बनाए गए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी थी, तो 14 राज्य थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र थे। यह बात कब की जा रही है दोस्तों, आप याद करें, यहां गलती नहीं करेंगे दोस्तों, यह बात हो रही है 1956 की, यानी 1956 की 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी, तो उस समय कितने राज्य बनाए गए थे, उस समय बनाए गए थे दोस्तों 14 राज्य। और उस समय जो पूछा जाता है उस समय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी थी दोस्तों, तो उस समय कुल 14 राज्य थे, यानी 14 स्टेट थे, और यूटीज कितनी थी, यानी यूनियन टेरिटरीज कितनी थी, 6 थी। अब आज जानते हैं दोस्तों, आज क्या है, वर्तमान में 28 और 8 है, आप इसको याद रखेंगे। वर्तमान में दोस्तों 28 राज्य हैं, यानी 28 स्टेट्स हैं दोस्तों। और वर्तमान में अगर यूटी आपसे पूछा जाए, यानी यूनियन टेरिटरीज, यानी संघ राज्य क्षेत्र, यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो आप बताएंगे दोस्तों कितना है, वह 8 है। तो 28, 8 को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग या जो महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है, आपको यह भी बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे, और आप क्या करेंगे दोस्तों, आप अपने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या करते रहेंगे, चीजों को रिवाइज करते रहेंगे और बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाते रहेंगे, ताकि आपके एग्जाम के हिसाब से क्या हो दोस्तों, आपको रिवीजन करने में आसानी हो। आप जानते हो दोस्तों, मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी एग्जाम के लिए बस 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है आपका सिलेबस, एक होता है दोस्तों उसका जो बैक ईयर पेपर होता है, आप याद रखेंगे दोस्तों, एक सिलेबस, एक होता है बैक ईयर पेपर, एक होता है दोस्तों रिवीजन, और एक होता है दोस्तों प्रैक्टिस। तो आप इन 4 चीजों को हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले आप उसका सिलेबस जानिए कि उस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, उसका बैक ईयर क्वेश्चन पेपर लाइए, आप देखिए कि मतलब उस एग्जाम के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी से आपको पढ़ने का तरीका पता चलेगा, तब आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। उसके बाद आप क्या करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और चीजों की क्या करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीजें आज जो मूल अधिकारों के बारे में और जो कुछ नागरिकता से संबंधित कुछ जो बेसिक प्रावधान रह गए थे दोस्तों, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा, हम यहीं से आगे कुछ चीजों को कंटिन्यू करेंगे। तो बस चलते चलते आप सब दोस्तों से एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों, कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों जो हमारा यूट्यूब चैनल है
स्टडी विथ रामा। इसको दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी कोई भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा दोस्तों, उन तक वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि उनकी भी तैयारी को मजबूती मिलता रहे दोस्तों, और ये हमारे भी मोटिवेशन के लिए होता है कि हम इतने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोगों की हम फायदा पहुंचा रहे हैं ताकि वो सब अपने सिलेक्शन के करीब पहुंचते जाएं और एक दिन अपने अपने टारगेट के हिसाब से सब लोग सेलेक्ट हो दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नए क्लास में नए लेक्चर को लेके। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।